बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। लेकिन प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्योरली अबाउट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन ये है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई और सबसे पहले हमने इसको यूटिलाइज क्यों किया। उसके लिए पहले कुछ आपको बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि इनिशियली कि लेट्स से हमारे पास एरिया की जो प्रॉब्लम थी, द एरिया प्रॉब्लम, डिफरेंट फिगर्स आपके पास गिवन और उसका आपने एरिया अगर एवेल्युएट करना हो तो उसमें हमारे पास कुछ जगह पे हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। लाइक अगर हमारे पास स्क्वायर है, लेट्स से पॉलीगॉन्स हैं, स्क्वायर्स हैं, हमारे पास रेक्टेंगल्स है, ट्राइंगल है, तो हम स्क्वायर्स थे हमारे पास, तो स्क्वायर्स का एरिया हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या है कि आप लेट्स से एक्स स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर आप लिखते हैं तो वो स्क्वायर का एरिया दे देगा जिनके एक्स फॉर एनी साइड। अगर आपके पास लेट्स से रेक्टेंगल थी तो रेक्टेंगल का एरिया भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे कि बेस इनटू हाइट जो है वो हमारे पास क्या आ जाता था, उसका भी रेक्टेंगल का एरिया आ जाता। इवन का ट्राइंगल का भी हमारे पास फार्मूला था 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इसके लिए भी आप इजीली 1/2 बेस इनटू हाइट से ट्राइंगल का फार्मूला भी एरिया फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये तो थी हमारे पास एक टिपिकल जो हमारे पास फिगर्स थी ज्योमेट्रिकल, जिनका एरिया फाइंड आउट करने के फार्मूलाज डेवलप हो चुके थे। लेकिन अर्ली सिविलाइजेशन के अंदर जब एट अ वेरी बिगनिंग ऑफ मैथमेटिक्स इनके जब ये फार्मूलाज डेवलप हो चुके थे, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, ट्राइंगल के बारे में, इवन के पॉलीगॉन्स के बारे में भी डेवलप हो चुके थे, तो प्रॉब्लम तब ये फेस करने को मिली कि जैसे हमारे पास कर्व्स हैं, कर्व्स मीन के लेट्स से एक सर्कल है, एक सर्कल ले रहे हैं, सर्कल के अलावा अगर लेट्स से ये भी एक कर्व है, कोई रैंडम कर्व्स जो थी उन कर्व्स का हमने जब ये लेट्स से पैराबोलिक है, तो इनका अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना हो, इनके क्लोज रीजन में किसी में एरिया फाइंड आउट करना होता था, तो उस एरिया को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास डिफिकल्टीज थी कि वी डू नॉट हैव इनफ मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ सच फिगर्स। सो उस जगह पे हमें क्या करना पड़ा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन ने हेल्प आउट किया। लेकिन उसकी स्टार्ट किस तरह से हुई थी डेफिनेट इंटीग्रेशन? सबसे पहले हमारे एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे कि लाइक जिसको हम उर्दू में हम पढ़ते हैं अर्शिमिदस। उन्होंने हमारे पास एक मेथड ऑफ एग्जॉशन स्टार्ट किया कि जिसके थ्रू उन्होंने सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया था। अब वो मेथड है क्या था उसको हम ज्योमेट्रिकली डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन की बिगनिंग हुई। लेट्स से हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी। अब इस सर्कल की इनिशियली हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था कि इसका एरिया कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। हाउएवर कि अब आपके पास फार्मूला इसका डेवलप हो चुका है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का फार्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी अर्ली एज जब इसका फार्मूला डेवलप नहीं हुआ था, तो तब सिर्फ ट्राइंगल, रेक्टेंगल और हमारे पास पॉलीगॉन के बारे में हमारे पास फार्मूला एग्जिस्ट कर रहे थे। तो अगर सर्कल का फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए स्मिथ ने क्या टेक्निक अप्लाई की कि उन्होंने सर्कल के अंदर पॉलीगॉन्स ड्रॉ करना शुरू कर दी। ये हमारे पास क्या थी, ट्राइंगल थी। उसके बाद हमने ये इसकी 3 साइड्स थी, हमने साइड्स को इंक्रीज किया, ट्रायंगल किस में कन्वर्ट हो गई, 3 से 4 साइड्स में की, तो हमारे पास ये रेक्टेंगल यहाँ स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने और साइड इंक्रीज की 5 6 7 8 9 10। तो आप पॉलीगॉन्स की साइड्स को इंक्रीज करते गए, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप साइड्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो ब्लू हमारे पास जो फिगर है, जो ब्लू हमारे पास पॉलीगॉन है, वो जो व्हाइट सर्कल है उसको और ज्यादा फिल करती जा रही है। तो अगर आप इस जगह पे अगर आप एरिया को, ट्राइंगल के एरिया और सर्कल के एरिया को कंपेयर करें तो काफ़ी डिफरेंस है। और जब आप रेक्टेंगल और सर्कल के एरिया में देखेंगे तो डिफरेंस पहले से कम हो जाएगा। थर्ड फिगर में आएंगे तो इन दोनों के एरिया सर्कल और ये जो हमारे पास ये जो 5 पॉलीगॉन वाली, जो 5 कॉर्नर वाली जो पॉलीगॉन है, उसके एरिया में डिफरेंस और कम आ जाएगा। आस्ता आस्ता जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाएंगे तो आप सर्कल के एरिया को और ज़्यादा अप्रोक्सीमेट करते जाएंगे। तो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि एन फॉर नंबर ऑफ साइड्स, कितनी ज़्यादा साइड्स थी। तो ए फॉर एरिया, एरिया जो है हमारा मोर प्रिसाइजली एक्यूरेट होता जा रहा था। तो जितनी ज़्यादा आप बेसिकली आप साइज इंक्रीज कर रहे थे उतना ही ज़्यादा उसका एरिया मोर प्रिसाइजली हम इवेल्युएट कर पा रहे थे। तो ये थी टेक्निक इनिशियली कि आप क्या करें कि जो आपके पास नॉन फिगर्स हैं
उन नॉन फिगर्स को आप अननोन फिगर्स के अंदर एडजस्ट करके और उनकी साइड्स को इंक्रीज करके अप्रोक्सीमेशन को हम बेहतर कर सकते थे। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेस डेवलप हुई कि लेट्स से हमारे पास एक रैंडम कर्व है कि इस रैंडम कर्व के नीचे ये जो ब्लू हमारे पास रीजन है इस रीजन का हमने एरिया एवेलुएट करना है फ्रॉम इंटरवल ए टू बी। जब ए को बात याद रखिए कि जब भी आप एरिया के बारे में बात करेंगे इट मीन टू से कि इट मस्ट बी अ क्लोज फिगर, कि वो चारों तरफ से इसको क्लोज होना जरूरी है, तब भी आपको कोई ना कोई फाइनाइट एरिया आपको मिल रहा होता है। तो ये जो आपके पास एक फिगर है एरिया अंडर द कर्व वाली जो बात कर रहा हूँ मैं, ये ब्लू कर्व थी, उसके नीचे ये वाला सारा एरिया का शेड है, तो ये क्लोज कर्व है। उनके नीचे तो ये एक्स एक्सिस से बाउंड है ए टू बी, और ये राइट साइड से इधर बी पॉइंट के ऊपर एक्स इक्वल टू बी पे बाउंड है, और लेफ्ट साइड से एक्स इक्वल टू ए के ऊपर ये बाउंड है, और अप साइड से ये कर्व के थ्रू बाउंड है। ये एक बाउंडेड रीजन का जब आपने एरिया फाइंड आउट करना तो ये सारी क्या एक इरेगुलर फिगर है, ये ना तो सर्कल बन रहा है, ना तो स्क्वायर बनेगा, ना ही कोई इसमें पॉलीगॉन बन रही होगी। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें मैथमेटिशियंस को फेस करने को मिली कि कर्व्स के अंडर अगर एरिया फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए फिर क्या टेक्निक डेवलप की कि हमने क्या किया कि कर्व्स के नीचे आप क्या करें, रेक्टेंगल्स को कन्वर्ट कर दें, जो एरिया है उसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दें। जब आप एरिया को रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे तो सेकंड फिगर में देखें तो ये जो एरिया था इसको कर्व को कोई भी कर्व ले उसके अंदर हमने क्या कर दिया, अंडर एरिया को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। जब रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे ये देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा जो वाइट पोर्शन है रेक्टेंगल के जो कर्व के नीचे वो थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें कुछ ज्यादा भी आपको मिल रहा है। तो ये यानी कि अप्रोक्सीमेशन तो हो जाएगी लेकिन एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं होगी। तो इस अप्रोक्सीमेशन को बेटर कैसे किया गया कि आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज कर लें, सेम जैसे हमने प्रीवियसली बात की कि अप्रोक्सीमेशन को इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज कर लें। तो इस थर्ड फिगर में देखिए कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल जब इंक्रीज किए तो जो कर्व के नीचे जो जो एरिया था वो पहले से ज़्यादा हम अच्छी अप्रोक्सीमेशन हम कर पाएंगे। और इवन के जब आप फोर्थ फिगर में दें तो इसमें हमने और ज़्यादा रेक्टेंगल्स बना दिए। अब इसमें ऑलमोस्ट अगर आप नेकेड आई से देखें तो आपको ऐसा लग रहा है कि सारी रेक्टेंगल्स ने कर्व के नीचे सारे एरिया को कवर अप कर लिया है। क्योंकि अगर फर्स्ट में इसमें देखें तो इसमें ये इस जगह पे भी एक जगह पे इनकी जो वाइट एम्प्टीनेस है यहाँ पे भी एम्प्टीनेस है, इस जगह पे भी एम्प्टीनेस आपको मिल रही है। लेकिन जब रेक्टेंगल्स काफ़ी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे आपको एम्प्टीनेस नहीं मिल रही होगी, तो ये आपकी अप्रोक्सीमेशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा अच्छी अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती है एरिया अंडर द कर्व के लिए, आप उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आप डेवलप करके तो उन सारे रेक्टेंगल के एरिया को आप सम कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें भी करना था तो आपने इन सब रेक्टेंगल्स के एरिया को सम करना था और फिर आपके पास अप्रोक्सीमेशन आ जानी थी। अब रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला ऑलरेडी आप सबको पता है कि जब भी कोई रेक्टेंगल आपको गिवन होगी तो उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना होगा तो वो क्या होता है हमारे पास उसकी बेस इनटू हाइट, यानी कि जो भी उसकी बेस होगी बेस एंड इनटू हाइट की बेस पे आप उसका रेक्टेंगल का जो है फार्मूला यूज करके आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते थे। तो उसके थ्रू हम इसका एरिया एवेलुएट करेंगे। सो ये हमारे पास एक ओवरऑल एक ओवरव्यू है कि एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन की सेंस क्या होती है, और बेसिकली ये अकोमोडेटेड सम प्रोवाइड कर रही होती है। और किस तरह से कर रही होती है थोड़ा क्विकली देखेंगे। रिगरसली मैं इसकी कंप्यूटेशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ओवरव्यू के तौर पे आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि एक्चुअली इंटीग्रेशन में होता क्या है पर्टिकुलरली डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। तो पहली बात ये ग्रीन में एक कर्व है हमारे पास, ठीक है जी। अब इस कर्व के अंडर हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कहाँ से फाइंड करना है, फ्रॉम इंटरवल ए टू बी। ए टू बी पॉइंट के बिटवीन ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन लेट्स से ये मैंने जी से रिप्रेजेंट किया, जो इस पूरे रीजन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया हमने इवेल्युएट करना चाह रहे हैं हम इस ग्रीन कर्व के नीचे। तो ए पॉइंट है तो पहली बात ए पॉइंट के ऊपर हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, एफ ऑफ ए, यानी कि हाइट क्या होगी ए के ऊपर, एफ ऑफ ए हाइट होगी, और बी के ऊपर हाइट क्या होगी, एफ ऑफ बी हाइट होगी, क्योंकि बाई एक्सिस से आपको क्या मिल रहा होता है, हमेशा हाइट ही मिल रही होती है। तो ए पॉइंट की हाइट क्या एफ ऑफ ए, बी पॉइंट क्या है हाइट एफ ऑफ बी। तो ए से बी के बिटवीन जो हमारे पास कर्व के नीचे एरिया है वो हमने इवेल्युएट करना है। और वो करेंगे कैसे, एक टेक्निक वही कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 और 4 रेक्टेंगल्स बना दी। अब जब 4 रेक्टेंगल्स बनाई तो अप्रोक्सीमेशन करने के लिए इन 4 रेक्टेंगल्स को बेसिकली हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग से एरिया फाइंड आउट करेंगे और बाद में उनको हम सम कर देंगे। लेकिन इसमें देखें कि इसमें हो क्या रहा है कि इसमें बेसिकली
यहाँ पे कुछ रीजन ऐसा है जो हमारे पास अनकवर रह रहा है। तो लेट्स से ये देखिए ये रेक्टेंगल नीचे तक है, तो इस हिस्से में जो मैंने ब्लू में ये रीजन जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये रीजन हमारा अनकवर है। इवन यहाँ पे भी कुछ रीजन ऐसा मिलेगा जो अनकवर है, यहाँ पे भी रीजन हमें अनकवर मिलेगा, इवन यहाँ पे भी रेक्टेंगल के अलावा हमें रीजन मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेशन इन 4 रेक्टेंगल्स के बेस पे अप्रोक्सीमेशन तो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी इन 4 रेक्टेंगल के बेस पे, लेकिन सम हाउ आप अप्रोक्सीमेट कर सकेंगे। अप्रोक्सीमेशन बेहतर करने के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इंक्रीज करते जाएं। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ज्योमेट्रिकली, उसको पहले देख लें कि रेक्टेंगल लेट्स से जी एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड है x1 और दूसरी का साइड कह रही है x2। x1 से लेके और x2 तक ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है। x1 के ऊपर जो हाइट मिलेगी वो f ऑफ x1 होगी, और x2 पे जो हाइट मिलेगी वो f ऑफ x2 होगी। तो अब ये मेरे पास एक रेक्टेंगल हमने फॉर्म कर ली। अब इस रेक्टेंगल को अगर आप देखो, तो अगर हमने सिर्फ इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगी, इस जगह पे x2 से x1 माइनस कर देंगे तो इस जगह की हमें क्या मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी। तो बेस क्या आ गई x2 माइनस x1, तो ये हमने उसकी बेस लिखी है बेसिकली डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो जो z हमारे पास रेक्टेंगल है उस पर्टिकुलर एक रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो आ गई x2 माइनस x1, तो विच इज इक्वल टू डेल्टा x। और x1 के ऊपर हाइट के f ऑफ x1 और x2 पे हाइट के f ऑफ x2। तो हमने अज्यूम कर लिया ग्राफिकली, तो आपको नजर आ रहा है कि इक्वल नहीं है, लेकिन हमने जूम कर लिया फॉर एग्जांपल इस वक्त कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हाइट क्या है, इक्वल है। तो अगर हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो वो क्या होगा बेस इनटू हाइट। तो डेल्टा एक्स क्या आ गई, उसकी बेस की वैल्यू आएगी और एफ ऑफ एक्स से क्या मिल जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पहली रेक्टेंगल का एरिया हमको मिल जाएगा जो कि जी के नाम से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया आपको मिल जाएगा। तो सिमिलरली आप हर रेक्टेंगल का एरिया इस तरह से अलग अलग से फाइंड आउट करते हैं, बाद में उनको सम कर देते हैं। तो आगे इसमें हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, एफ ऑफ एक्स इधर 1 था तो 1 की जगह आई लिख दिया और डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स आई लिख दिया हमने। अब इधर आई क्यों नहीं आया, क्योंकि इधर आई नहीं, हम जो विड्थ है हमारे पास जो बेस है x2 माइनस x1 वो ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो विड्थ को हम लोग चेंज नहीं कर रहे होते। तो जितनी भी रेक्टेंगल्स बनती हैं वो बेसिकली इक्वली बेस के साथ वो उनको डिवाइड किया जाता है, उनकी यानी कि विड्थ क्या होती है, सेम होती है। तो इसलिए डेल्टा एक्स के साथ मैंने आई रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि डेल्टा एक्स इज सेम फॉर ऑल दी रेक्टेंगल्स। तो उसके बेस पे आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स आई मिलेगी, हाइट देगा। एफ एक्स आई क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल की हाइट आपको डिफरेंट मिलेगी। बेस तो हमने सेम रखनी है लेकिन हाइट डेफिनेटली वो आपके ग्राफ पे डिपेंड करेगी। ग्रीन ग्राफ देखें तो हर जगह पे आपको हाइट डिफरेंट मिलेगी। पहली रेक्टेंगल है तो उसकी हाइट क्या डिफरेंट है, दूसरी रेक्टेंगल की हाइट डिफरेंट है, थर्ड की डिफरेंट है, फोर्थ की डिफरेंट है। तो ये हर रेक्टेंगल की हाइट और बेस क्या है उनकी सेम है। तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n। तो जब सबकी आप अलग अलग से एरिया फाइंड आउट करेंगे तो बाद में समीशन के साइन के थ्रू आपने मैथमेटिकल सब क्या कर दिया, सम कर दिया। और जब लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी है n फॉर नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो अपने अप्रोक्सीमेशन को मोर एक्यूरेट करने के लिए आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर देते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल्स आप बना लेते हैं, तो जिसकी बेस पे आपकी अप्रोक्सीमेशन ऑलमोस्ट एक्यूरेट के करीब पहुंच जाती है। तो इस फार्मूले से आपके पास क्या बन जाता है, एरिया अंडर दी कर्व डेवलप हो जाता है। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि ये जो हमने फार्मूला डेवलप किया i is equal to 1 to n f x i into delta x लिमिट n approaches to infinity, तो यही चीज़ बेसिकली आपको क्या दे रही होती है, डेफिनेट इंटीग्रल दे रही होती है कि a टू b इंटरवल है कि जहाँ से लेकर जहाँ तक एरिया फाइंड करना है, वो जो एफ ऑफ एक्स किस फंक्शन की कर्व है, और साथ डी ऑफ एक्स मीन उसकी विड्थ और एफ ऑफ एक्स मीन उसकी हाइट। डी ऑफ एक्स हमेशा सेम रहता है और एफ ऑफ एक्स क्या होता है, इसका चेंज होता रहता है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो उन सब का एरिया फाइंड आउट किया। और इंटीग्रल का साइन जो होता है बेसिकली कॉम्बिनेटेड सम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अलग अलग से एरिया फाइंड करो और उन सबको क्या कर दो जी, सम कर दो। तो इसकी एक्यूरेट और कंप्लीट इसकी डेफिनेशन ये है हमारे पास, a टू b f x dx लिमिट मैक्सिमम डेल्टा x k अप्रोचेस टू 0 समीशन k इज इक्वल टू 1 to n f x k स्टैटिक इनटू डेल्टा x k। अभी मैं क्विकली इसके बारे में बता देता हूँ मैं कि ये हमारे पास एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है
डेफिनेट इंटेग्रल की। ये जो राइट साइड है ये बेसिकली रीमान सम से प्रोड्यूस की जाती है, और लेफ्ट साइड हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है, और ये बेसिकली एरिया अंडर द कर्व के लिए ही इनको यूटिलाइज किया जाता है। एक्स के स्टेरिक क्या है कि बेसिकली जो भी आप फंक्शन की हाइट ले रहे होते हैं तो आप उसके मिड पॉइंट पे आप उसको उसकी एवरेज अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो वो एक्स के स्टेरिक पॉइंट होता है। डिटेल में हम आगे देखेंगे, लेकिन एक्चुअली ये वही चीज़ है कि इसको मैंने थोड़ा रफली लिखा था कि आप बेसिकली डेल्टा एक्स के क्या होगा हमारे पास, उसकी क्या सॉरी उसकी बेस है, एफ एक्स के स्टेरिक उसकी हाइट है, यहाँ पे आपने उसको सम कर दिया, और इस जगह पे आपने उनकी जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं उनको इनफाइनाइटली इंक्रीज कर दिया। लेकिन इधर एन अप्रोचिंग इन्फिनिट नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है डेल्टा एक्स के अप्रोचेस टू जीरो। तो डेल्टा एक्स के अप्रोचेस जीरो से डेल्टा एक्स के क्या हमारे पास बेसिकली उसकी बेस है, विड्थ है, तो विड्थ को ऑलमोस्ट आप क्या कर रहे हैं, जीरो बन कर रहे हैं, मीन्स तो फिर भी इनफाइनाइट रेक्टेंगल ही बन रही होती है अगर आपकी विड्थ क्या हो रही है उनके दरमियान, जीरो हो रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए हम अपने डेफिनेट इंटीग्रल में किसी भी कर्व के नीचे उसका एरिया को हम इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास विच इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ए एंड बी आर कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ए फॉर अ लोअर लिमिट एंड बी फॉर अ अपर लिमिट, ये याद रखिएगा डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। और जो इसके अंदर एफ एक्स होता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड। तो ये आल डिस्कशन थी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल में। अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और उसका इंटीग्रेशन भी उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, पहली बात इंटीग्रल पर होना चाहिए किसी भी क्लोज इंटरवल के अंदर। और ये हमें एरिया जो प्रोवाइड करता है वो साइंड एरिया होता है। अब साइंड एरिया के समझना बहुत जरूरी है कि साइंड एरिया क्या है। एरिया आपको पता है कि अगर कोई क्लोज फिगर उसका एरिया जीरो नहीं होता अनटिल कि वो कोई एक पॉइंट ना हो। तो जब एरिया है हमारे पास तो साइंड एरिया यहाँ पे लिखा है, सिंपल एरिया के बारे में बात नहीं की तो साइंड एरिया के बता दीजिए कि इसका आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है। अब नॉर्मल कंसेप्शन ये होता है कि एरिया नेगेटिव में नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से आता है वो साइंड एरिया आता है, और साइंड एरिया नेगेटिव हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? साइंड एरिया मीन के जहाँ पे नेगेटिव आएगा तो बेसिकली वो ये बता रहा होता है कि ये ऐसी जगह का एरिया है, कर्व की ऐसी जगह पे एरिया है जो कि एक्स एक्सिस से बिलो है। लेकिन अगर इसमें रेड वाले को देखें तो A1 का कह रहे हैं एरिया, और अगर ब्लू वाले को देखें तो हम इसको A2 कह रहे हैं। तो जो इसमें A2 वाला जो रीजन है जो कर्व के साथ है, जो एक्स एक्सिस जो कर्व के बिटवीन है वो लोअर देन द एक्स एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस से लोअर रीजन होता है उस जगह पे हमें नेगेटिव एरिया मिल रहा होता है, और जो एक्स एक्सिस से अबव होता है उस जगह पे हमें पॉजिटिव एरिया मिल रहा होता है। यानी कि इस जगह पे जीरो से लेके वन तक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिकली भी जीरो से लेके वन तक है वो उसका एरिया क्या मिल रहा है -1/2। लेकिन वन से लेके टू तक जो एरिया मिल रहा है वो आपको क्या मिलेगा +1/2। लेकिन अगर आप जीरो से लेकर टू तक कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा आपको, फिर जीरो मिल जाएगा। लेकिन -1/2 +1/2 विच इज इक्वल टू जीरो। सो इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि एरिया नेगेटिव में आ सकता है, अगर एरिया नेगेटिव में आएगा तो ज्योमेट्रिकली आपको ये पता होना चाहिए कि वो बेसिकली एक्स एक्सिस के नीचे वाले रीजन में कर्व का एरिया आपको मिल रहा है। अगर आपको एरिया जीरो मिल जाता है तो डजंट मीन कि आपका आंसर गलत है, इट मीन टू से कि जितना एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया मिल रहा था उतना ही आपको नीचे मिल रहा था, दोनों ने आपस में कैंसलेशन कर दी और आपको अल्टीमेटली आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे जीरो मिल रहा होता है। तो ये थी हमारे पास ज्योमेट्रिकली के हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन किस तरह से कर्व को एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये लास्ट एग्जांपल है। तो ये हमने वेलोसिटी के सेंस में बात की कि अगर हमारे पास ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस की बजाय अगर हमने एक रियल लाइफ एप्लीकेशन में देखें तो ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पे पास वेलोसिटी है, तो ये जो हमने एक बिंदु में जो हमने ग्राफ ड्रा कर दिया है तो वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन से आपको क्या मिल रहा होता है, डिस्टेंस मिल रहा होता है। तो अगर हमने रिवर्स जाना हो कि अगर हमको आपको अगर डेरिवेटिव याद हो तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो वो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। और जो फंक्शन होता है वो बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और डिस्टेंस का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। लेकिन जब वेलोसिटी गिवन आपको तो इसके ऊपर अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस मिलेगा। और जब ग्राफिकली आप बात करेंगे तो फिर हमारे पास हमारे पास जो कर्व के नीचे जो एरिया आपको मिलेगा ये सारा का सारा एरिया जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है जी। तो इट डिपेंड्स कि आप रियल लाइफ में किस एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी चीज़ आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो बेसिकली इस तरह से
कर्व के नीचे वाला पूरे के पूरे रीजन जो होता है वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन था और अननोन डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस सारे का सारा नीचे वाला जो एरिया है वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। यानी अगर आपने बताना हो कि टाइम अगर 0 से लेके 2 तक का तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो वो आप इधर टू इस जगह से उसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस के रिलेशन से आप उसका एरिया बता सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया। तो थैंक यू। ये था हमारे पास ओवरऑल डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। उसका कॉन्सेप्ट था कि बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है और उसको हम क्यों यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।